अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम टेस्ट नंबर इंटर टेस्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था फॉर डायटोमिक गैस सीपी। तो सीपी निकालने के लिए पहले हमें सीवी निकालनी पड़ती है और सीवी हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर होता है। अब ये नोट कर लें कि जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसका सीवी 3 होता है, जो डायटोमिक गैस होता है उसका सीवी मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 5 रखेंगे तो सीवी आ जाएगा 2.5 आर, और सीवी में जब हम एक आर और ऐड करते हैं तो हमें सीपी मिल जाती है। तो 2.5 में अगर हम एक आर ऐड करेंगे तो 3.5 आर आएगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फॉर अ गैस गामा इज इक्वल टू 1.25 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स है, और अगर गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखेंगे तो 1 + 2/f है। यहाँ से पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, 1 को यहाँ ले जाएंगे तो 0.25 बचेगा, और f को यहाँ ले जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 0.25 होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो गया, और CV इसका 4 आएगा। अब CV में जब एक आर ऐड करेंगे तो CP 5 आएगा, तो इसका सही ऑप्शन CP 5R होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U होल्ड फॉर डैश प्रोसेस। देखें इसमें डेल्टा W मतलब 0 है और डेल्टा W0 आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 में है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 150 जूल ऑफ हीट एंड परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क देन इट्स इंटरनल एनर्जी। नीचे मैंने सॉल्यूशन दी है, उसमें देख लेते हैं। तो हीट एब्जॉर्ब की है तो प्लस होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो प्लस होगा। डेल्टा यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करेंगे। डेल्टा क्यू की जगह 150 रखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू की जगह 200 रखेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा कि डेल्टा यू में -50 आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी 50 जूल से। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डिक्रीज बाय -50 जूल है। क्वेश्चन नंबर 5 अ सिस्टम अंडरगोज। सिस्टम में दो तरह की प्रोसेस हो रही हैं, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रही है, एक आइसोबेरिक एक्सपेंशन हो रही है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज गिवन बाय। तो देखें एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है और आइसोबेरिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो पहले प्रोसेस में डेल्टा यू नेगेटिव होगा, दूसरे प्रोसेस में डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो इसलिए कहेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ इंक्रीजेस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्पेरिकल कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस +4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम इज F। If conductor are touched together and then separated and kept at the same distance, then new force will be। तो सबसे पहले आप देखें फोर्स हमेशा चार्जेस की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो पहले प्रोडक्ट 4 और 2 की प्रोडक्ट करेंगे तो 8 होगी। जब हम कंडक्टर्स को टच करेंगे और टच करने के बाद जब सेपरेट करेंगे तो नेट चार्ज हमारे पास +4 -2 तो 2 बचेगी। जब सेपरेट करेंगे तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज उस पर आएगी, 1 माइक्रोकूलम चार्ज उस पर आएगी। तो टच करने के बाद जो प्रोडक्ट होगी वो 1 होगी। पहले प्रोडक्ट 8 थी अब प्रोडक्ट 1 हो गई, तो हम कहेंगे हमारा फोर्स जो है वो 8 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट 8 टाइम कम हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा जो फोर्स फील करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील करता है, और टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डैश द फोर्स बट प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स डैश दी कैपेसिटेंस। देखें अगर दो चार्जेस के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, बट कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय 5 कूलम चार्ज वाइल एक्सेलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर का फार्मूला Q × V है।
Q की जगह 5 रखेंगे, V की जगह 30 रखेंगे, तो फाइनल जवाब हमारा 1। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज 3 वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप विच कंटेन्स 8 ड्रॉप्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक शॉर्टकट है कि बड़े स्फीयर का जो वोल्टेज होगा वो छोटे स्फीयर का जो वोल्टेज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ड्रॉप्स और मल्टीप्लाइड बाय और उनका पावर निकालेंगे 2/3। अगर इसमें ड्रॉप्स देखेंगे तो 8 है, तो 8 का हम 2/3 पावर निकालेंगे, तो 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो टोटल वोल्टेज इसकी 12 होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, C1 जो है हमारे पास वो 15 माइक्रोफेरेड का है, C2 हमारे पास 45 माइक्रोफेरेड का है और ये सीरीज में कनेक्टेड है 180 वोल्ट के साथ। अब हमें बताना है कि C1 और C2 पे कितनी वोल्टेज आएगी। तो नीचे मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला दिया है, VDR कहते हैं इसको, वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर आपको V1 चाहिए तो टोटल वोल्टेज को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 से। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हम V1 फाइंड कर रहे थे तो C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमें पता चला 135 वोल्टेज होगी, और V2 अगर फाइंड करना चाहेंगे तो C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से पता चला कि 45 हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 होगा, स्टूडेंट हैज़ 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6, देन विच कैपेसिटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल कैपेसिटर्स। इसका राइट आंसर 3 माइक्रोफेरेड होगा। 3 माइक्रोफेरेड हमें नहीं मिल सकता। देखें, स्टूडेंट के पास 3 कैपेसिटर्स हैं तो वो 4 कॉम्बिनेशन बना सकता है। या तो वो तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेगा तो 2 माइक्रोफेरेड होंगी, 2 को सीरीज़ में कनेक्ट करेगा, 1 पैरेलल में करेगा तो 2 सीरीज़ में 3 होंगी, और फिर 6 इसके साथ हो जाएगा अपना क्या कहते हैं पैरेलल में, तो टोटल कैपेसिटेंस 9 हो जाएगी। यानी 2 भी मिल सकती है, 9 भी मिल सकती है। और अगर तीनों को ये कनेक्ट करेगा, 2 को पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो 12 हो जाएगा, और 6 फिर अगर इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा तो 4 भी मिल सकती है। तो और अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो 18 भी मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर है कि 3 माइक्रोफेरेड नहीं मिल सकती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल्ड एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज हाफ्ड, देन कैपेसिटेंस विल बी। अगर आप कैपेसिटर की इक्वेशन देखें तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। एरिया को डबल किया गया, सेपरेशन को हाफ किया गया, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस ओवरऑल 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन वायर इन 1 मिनट। तो चार्ज होती है I × T, तो टोटल करंट फ्लो कर रहा था 10 एम्पियर, 1 मिनट के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो ये 600 कूलम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ वायर इज कट देन इट्स रेजिस्टिविटी। अगर हम किसी भी वायर को कट करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, पर रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती नहीं है, इसलिए हम कहेंगे रिमेन सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस R एंड इट इज़ कंप्रेस एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखें, जब भी स्ट्रेच और कंप्रेस की बात होगी तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴ होगा। तो यहाँ पे रेडियस 3 टाइम्स बढ़ गया है, अगर 3 का पावर 4 निकालेंगे तो 81 आ जाएगा, तो अब हम कहेंगे उसकी रेजिस्टेंस R/81 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन अ बैटरी इज सप्लाइंग करंट टू एक्सटर्नल लोड देन इट्स EMF। जब भी बैटरी किसी सर्किट को करंट सप्लाई करेगा तो उसका EMF ज़्यादा होगा और टर्मिनल वोल्टेज उसका कम होगा, तो EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 19, EMF इज सिमिलर टू। तो EMF जो होता है, एक मिनट, EMF जो होता है वो वोल्टेज की तरह होता है, तो हम कहते हैं EMF सिमिलर टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, 8 ohm and 12 ohm resistors are connected in parallel. If current flowing in 12 ohm is 4 ampere, then current in 8 ampere. 8 ohm, हमें पता है कि भाई पैरेलल में जब रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उनके पास वोल्टेज सेम होती है, तो V1 = V2 करेंगे, V1 I1 R1 होता है और V2 I2 R2 होता है। तो इसमें इसकी
रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसमें करंट फाइंड करना है, और जिसकी रेजिस्टेंस आप कहते हैं कि भाई 12 ओम है, उसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हम पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई 6 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 800 वाट हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम। तो पावर का फार्मूला P इजिकल टू आई स्क्वायर आर है। यहाँ पावर हमें 800 दिया गया, रेजिस्टेंस 50 दिया गया, तो यहाँ से हमने निकाला कि भाई आई स्क्वायर 16 आ गया, आई का अंडर रूट लिया तो 4 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर है। अगर मैं टेस्ला के साथ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा, और यानी ये टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर भी है, और टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर के बराबर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो इसके बराबर है, क्या कहते हैं, ये बराबर है अपना टेस्ला मीटर स्क्वायर के, और ये वेबर के। तो 2 और 3 यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन, जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखो फेरोमैग्नेट की मच ग्रेटर देन 1 होती है, और जो आपके डायमैग्नेट होते हैं उनकी स्लाइटली लेस देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 25, 5 कूलम चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ मोमेंटम ऑफ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, फाइंड रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला mv/qb है। mv को हम मोमेंटम कहते हैं, तो मोमेंटम की जगह हमने 20 रख लिया, चार्ज की जगह हमने 5 रख लिया, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह हमने 4 रख लिया, तो जवाब हमारा 1 मीटर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा होती है प्राइमरी से, और जिस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा होती है उस साइड पे करंट कम होता है। तो हम कहेंगे सेकेंडरी का करंट कम होगा प्राइमरी से, और सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा होगी प्राइमरी से। क्वेश्चन नंबर 27, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो डेट। ट्रांसफार्मर का कोर हम इसलिए लेमिनेट करते हैं, यानी थिन शीट का बनाते हैं, ताकि हम ईडी करंट लॉस को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि भाई 28 है लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ। तो लेंज़ेस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, तो इसलिए इसका जवाब बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन कंडक्टर। ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला है VBL। अब वेलोसिटी की जगह 100 रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जगह 0.5 रखेंगे, लेंथ 50 सेंटीमीटर थी, वो भी 0.5 हो जाएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जवाब हमारा 25 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 होगा, पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इफ। पार्टिकल तभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता अगर पार्टिकल के पास चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, या तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी हो, या पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो। तो इसलिए कहेंगे 1 भी होगा, 2 भी होगा, और 4 भी हो सकता है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है मैग्नेटिक फील्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट नोटेशन, क्रॉस नोटेशन। तो डॉट नोटेशन का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो फैराडेज लॉ पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33, पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड ब्यास देन। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड ब्यास होता है तो वो क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है, डिप्लेशन रीजन की साइज भी रिड्यूस हो जाती है, और करंट फ्लो होता है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, और 4 भी सही है।
इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 34, एडिशन ऑफ डैश इम्प्योरिटी प्रोड्यूस एन टाइप मटेरियल। तो एन टाइप मटेरियल तब बनता है जब हम पेंटावेलेंट डोप करते हैं, तो इसलिए इसका जवाब बी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट फॉर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट कर सकता है या तो नेगेटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगी। तो 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर पेयर प्रोडक्शन द एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए लाइट की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस है वो एक्स रेज प्रोडक्शन है। एक्स रेज में क्या होता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाकर मेटल के साथ कोलाइड करते हैं और फिर उनमें से रेडिएशंस निकलते हैं, तो हम इसको एक्स रेज प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ रेडिएशन कैन परफॉर्म पेयर प्रोडक्शन। देखें, पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा, और वो सिर्फ गामा रेज के पास होती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे सी। क्वेश्चन नंबर 40, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन इज डैश द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। तो कॉम्पटेंस इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है इंसिडेंट फोटॉन की, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देन विच पार्टिकल विल पजेस लॉन्गर डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो मोमेंटम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है, और मोमेंटम उस पार्टिकल का जो है वो अपना कम होता है जिसका मास कम होता है, तो इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इलेक्ट्रॉन की सबसे जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना मोमेंटम कम होगा उतनी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो मोमेंटम कम इलेक्ट्रॉन का होगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर 42, इन फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना इफ रेड कलर लाइट इज रिप्लेस विथ ब्लू कलर लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी, देन। देखो, रेड कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं और इंटेंसिटी को सेम रख रहे हैं। इंटेंसिटी को सेम रखने से फोटो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो 2 चॉइस सही है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 and 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम N4 to N2 देन विच सीरीज विल बी इमिटेड। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा सेकंड ऑर्बिट पे तो बाल्मर सीरीज इमिट करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे बाल्मर। क्वेश्चन नंबर 44, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन 4th ऑर्बिट, देन हाउ मेनी पॉसिबल लाइन्स कैन बी इमिटेड। ये मैंने एक शॉर्टकट आप लोगों को बता रहा हूँ कि n(n-1/2) किस ऑर्बिट में था, 4th में, तो 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 3 आएगा तो ये 2, तो 2 हो जाएगा 6। नहीं तो अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन 4 से जंप 1 पे लगा सकता है, एक सीरीज इमिट करेगा, 2 में भी लगा सकता है, 3 में भी लगा सकता है, 3 सीरीज ये इमिट होंगी, फिर 3 से वो 1 में जा सकता है, 3 से वो 2 में, 2 सीरीज ये होंगी, फिर 2 से वो 1 में आ सकता है, यानी 6 सीरीज इमिट हो सकती हैं। पर ऐसा करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन बाल्मर सीरीज इज। बाल्मर सीरीज में अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा कम से कम एनर्जी, तो बाल्मर सीरीज के लिए आपको सेकंड ऑर्बिट पे जंप लगाना पड़ेगा, और अगर आप थर्ड से जंप लगाएंगे तो एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए हम कहेंगे कि भाई NF हमारा 2 होगा, NI हमारा 3 होगा। अगर हम ये सारे वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करेंगे तो 1/λ 5 रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 36 होगा, और फाइनली हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 36/5 रेडबर्ग कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। देखो, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब होता है
के फोर्थ एनर्जी लेवल। तो फोर्थ एनर्जी लेवल में जब है तो एनर्जी कैसे मिलेगी, तो एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में मिलेगी -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला -0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, आफ्टर अल्फा डिसइंटीग्रेशन द न्यूक्लियन नंबर इज डिक्रीज बाय डैश एंड चार्ज नंबर इज डिक्रीज बाय डैश। न्यूक्लियन नंबर हम कहते हैं ए को, जब भी अल्फा इमिशन होती है तो ए 4 से कम हो जाता है और जेड 2 से कम हो जाता है। ए मीन्स न्यूक्लियन नंबर, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, तो हम कहेंगे 4 और 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है अ न्यूक्लियस 92-222 इज ट्रांसम्यूटेड इनटू y 90 और 414 देन देयर आर। अब देखें अल्फा सीरीज का पता कैसे लगाएंगे कि अल्फा कितनी इमिशन हुई है, तो हम देखेंगे चार्ज, हम देखेंगे न्यूक्लियन नंबर को कि न्यूक्लियन नंबर पहले कितना था अब कितना है। तो पहले 222 था, अब 214 है, तो यहाँ इसका डिफरेंस आ गया 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2। इसका मतलब है 2 अल्फा इमिशन हुई है। अगर 2 अल्फा इमिशन होंगी तो ये 92 में से, क्योंकि एक अल्फा इमिशन में से जो चार्ज नंबर है वो आप कह सकते हैं, एक मिनट, तो ये आ गया। तो देखें ये 92 था, ठीक है, और अगर 2 अल्फा इमिशन इसमें होंगी तो ये बन जाएगा आपका 88। क्या बन जाएगा, क्योंकि 2 अल्फा इमिशन हुई है तो ये 88 बन जाएगा, पर जवाब में हमें लिखा हुआ है 90। इसका मतलब है फिर बीटा इमिशन भी हुई है, बीटा इमिशन होने से नंबर बढ़ जाता है और न्यूक्लियर नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। तो एक बीटा इमिशन हुई तो 89 हो गया, पर हमें 90 तक लेके आना है, तो दूसरा बीटा इमिशन होगी तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें अल्फा इमिशन 2 हुए हैं, बीटा इमिशन भी इसमें 2 हुए हैं। अल्फा इमिशन के लिए न्यूक्लियर नंबर का डिफरेंस निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे, और फिर बीटा इमिशन आप देखेंगे कि भाई 88 हो गया है पर आपको 90 तक लेके आना है, तो 2 बीटा इमिशन होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, डैश इज यूज एज अ ट्रेसर फॉर लिवर। लिवर में जो है कोबाल्ट यूज, जो है कोबाल्ट स्टोर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कोबाल्ट एज अ ट्रेसर के तौर पे यूज हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज बीन डिकेड टू 12.5% इन जस्ट 12 आवर्स, देन इट्स हाफ लाइफ टाइम। अगर हम देखें कि भाई फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी तो 50 बचेगा, सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो 25 बचेगा, तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 12.5। इसका मतलब है इन 12 घंटों में 3 हाफ लाइफ हो चुकी हैं, तो अब हम कहेंगे एक हाफ लाइफ टाइम का जो टाइम था वो 4 आवर्स है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई आयोनाइजेशन पावर। तो हाई आयोनाइजेशन पावर अल्फा रेस के पास है, क्योंकि इसके पास डबल पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 52, द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम इज। तो ये सबको पता है कि ये 0.693 के बराबर होता है। दी न्यूक्लियन टर्म इज नॉट यूज फॉर। न्यूक्लियन हम कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 54, डैश स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो इसी तरह हमने इंटर की टेस्ट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर लिया, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। मीनवाइल हम PDF भी सॉल्यूशन के साथ शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट जो हमारी होगी उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, और आप अपने दोस्त को भी ये सजेशन दें कि जल्द से जल्द इस टेस्टिंग सर्विस को ज्वाइन करें ताकि उनकी रिवीजन हो सके। थैंक यू वेरी मच।